एक बार एक साइंटिस्ट किसी सेमिनार में यूनिवर्स के बारे में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई और बोली, ये सब बकवास है। ये दुनिया असल में एक चपटी थाली है जो एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है। वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर पूछा, तो वो कछुआ किस पर खड़ा है? महिला ने तपाक से जवाब दिया, तुम बहुत चालाक हो डियर, लेकिन उसके नीचे बस कछुए ही कछुए हैं। यही एक सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आया है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे बना है और ये कहाँ जाएगा? स्टीफन हॉकिंग की ये किताब उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की एक अद्भुत यात्रा है दोस्तों। और इस यात्रा को लिखने वाला इंसान कोई साधारण नहीं था। वह एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसका पूरा शरीर धीरे धीरे उससे छूटता जा रहा था। एक दुर्लभ बीमारी के कारण उसकी उंगलियां नहीं चलती थी, उसके पैर नहीं उठते थे, उसकी जुबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो व्हील चेयर पर था, एक मशीन उसके लिए बोलती थी, लेकिन उसका दिमाग उन जगहों पर घूमता था जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती। ब्लैक होल्स के भीतर, बिग बैंग के पहले, समय की शुरुआत के उस पार। उनका नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग और ये किताब है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पहले हम ये समझें कि इंसान ने ब्रह्मांड को कैसे देखा। आज से 2500 साल पहले यूनान के दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चांद, तारे सब इसके चारों ओर घूमते हैं। उस समय यही सच लगता था, क्योंकि हर रात हम देखते थे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। लगता है सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। लेकिन 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने एक नई बात कही कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। ये बात उस जमाने में इतनी खतरनाक थी कि कोपरनिकस ने यह सच अपनी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने दिया। फिर आए गैलीलियो। उन्होंने दूरबीन से आकाश देखा और पाया कि बृहस्पति के चारों ओर उसके अपने चंद्रमा घूम रहे हैं। यानी हर चीज़ पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ब्रह्मांड हमसे बहुत बड़ा है। और फिर आए सर आइजैक न्यूटन। सन 1687 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। एक सेब पेड़ से गिरता है क्योंकि पृथ्वी उसे खींचती है, और वही पृथ्वी सूर्य की ओर खींचती है, इसलिए उसके चारों ओर घूमती है। न्यूटन के इस नियम ने पहली बार पृथ्वी और आकाश को एक ही नियम से बांध दिया। लेकिन न्यूटन के बाद एक और इंसान आया जिसने सब कुछ पहले से बदल दिया। वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन का मानना था कि समय एक सीधी नदी की तरह है जो हर जगह एक ही गति से बहती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा समय अलग अलग जगह अलग अलग गति से बहता है। ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो जो बहुत तेज चल रही है। तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, तुम उसे सीधे ऊपर चमकाते हो। तुम्हारी नज़र में रोशनी सीधी ऊपर जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी इंसान की नज़र में वही रोशनी एक तिरछी रेखा में जाती है, क्योंकि ट्रेन आगे भी बढ़ रही है। तो गति के बारे में हमारी समझ सापेक्ष है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि देखने वाला कहाँ खड़ा है। आइंस्टाइन ने इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा और उन्होंने कहा प्रकाश की गति सबसे अधिक है, कोई भी चीज़ उससे तेज नहीं जा सकती। ये ब्रह्मांड की एक अटल सीमा है। इससे एक अजीब बात निकली, अगर तुम किसी रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए समय धीमा हो जाएगा। तुम 1 साल की यात्रा करके लौटोगे, लेकिन पृथ्वी पर 100 साल बीत चुके होंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये आइंस्टाइन का सिद्धांत है जिसे प्रयोगों से सही साबित किया जा चुका है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि समय और जगह दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिलकर एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम। और बड़े बड़े पिंड इस स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। जैसे एक भारी गेंद रखी जाए किसी मुलायम कपड़े पर, कपड़ा झुक जाता है, वैसे ही सूर्य स्पेस टाइम को झुका देता है। इसलिए पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। वह वास्तव में उस झुके हुए रास्ते पर चल रही है। अब एक और बड़ा सवाल, ये ब्रह्मांड कैसे बना? सन 1929 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक हैरान करने वाली बात देखी। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमेशा दूर भाग रही हैं। जो आकाशगंगा जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड फैल रहा है। अब ठीक इसे उल्टा सोचो, अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है तो बीते हुए कल में यह सिकुड़ा हुआ था और उससे पहले के कल में और भी सिकुड़ा हुआ। अगर हम और पीछे जाएं, एक दिन ऐसा होगा जब ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक अकल्पनीय रूप से छोटा, अकल्पनीय रूप से घना बिंदु। और फिर एक पल वह बिंदु फटा, असीम ऊर्जा के साथ अंधाधुंध फैलाव शुरू हुआ। इसे कहते हैं बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले उस धमाके से निकले कण फिर बने परमाणु, फिर बने गैस के बादल, फिर बने तारे, फिर बनी आकाशगंगाएं, फिर बने ग्रह, और उनमें से एक पर जीवन होगा, हमारी पृथ्वी पर।
हॉकिंग और उनके साथी वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज ने गणित से साबित किया कि आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का एक आरंभ होना जरूरी था, एक सिंगुलैरिटी जहां सारा द्रव्य और सारी ऊर्जा एक बिंदु में सिकुड़ी हुई थी। लेकिन एक सवाल और उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? हॉकिंग कहते हैं ये सवाल ही गलत है। उस बिंदु से पहले समय का अस्तित्व नहीं था। बिग बैंग के साथ ही समय की शुरुआत हुई। ये पूछना है कि उससे पहले क्या था, ऐसा ही है जैसे पूछें कि उत्तरी ध्रुव से उत्तर में क्या है, वहाँ उत्तर की दिशा ही नहीं है। अब एक और रहस्यमय बात, क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता का सिद्धांत। न्यूटन के समय से वैज्ञानिक मानते थे कि अगर हमें किसी भी क्षण ब्रह्मांड की हर वस्तु की स्थिति और गति पता हो तो हम भविष्य पूरी तरह जान सकते हैं, यानी ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह है, पूरी तरह पूर्वानुमानित। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया ये संभव नहीं है। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी भी क्षण की स्थिति और गति दोनों एक साथ पूरी सटीकता से जाना नहीं जा सकता। जितना सटीक तुम उसकी जगह जानोगे उतना कम तुम उसकी गति जान पाओगे, और जितना सटीक गति जानोगे उतना कम जगह। यह कोई मापने के यंत्र की कमजोरी नहीं है, ये प्रकृति का मूल नियम है। इलेक्ट्रॉन स्वयं नहीं जानता कि वह अगले पल कहाँ होगा। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे स्तर पर निश्चितता नहीं है, संभावना है, कुछ भी घट सकता है, और ये बात भौतिकी की पूरी नींव को बदल देती है। और अब आते हैं उस विषय पर जिसने हॉकिंग को दुनिया भर में मशहूर किया, ब्लैक होल। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बोझ से भीतर की ओर धंस जाता है। इतना धंसता है कि उसका सारा द्रव्य एक अत्यंत छोटे बिंदु में सिमट जाता है, और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि उसके एक निश्चित दायरे से, जिसे घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन कहते हैं, प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। जहाँ से प्रकाश नहीं निकल सकता वहाँ से कुछ भी नहीं निकल सकता। यही है ब्लैक होल। अगर तुम किसी ब्लैक होल की ओर गिरने लगो तो दूर से देखने वाले को लगेगा कि तुम धीरे धीरे इवेंट होराइजन के पास जम गए हो, क्योंकि उस प्रबल गुरुत्वाकर्षण में समय तुम्हारे लिए लगभग रुक गया है। लेकिन तुम्हें खुद लगेगा कि तुम बहुत तेजी से खिंचते जा रहे हो। अब तक सब मानते थे कि ब्लैक होल से कुछ नहीं निकलता, लेकिन हॉकिंग ने एक अद्भुत बात खोजी। हॉकिंग ने क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के सिद्धांत को एक साथ जोड़ा और उन्हें मिला हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स के किनारे पर इवेंट होराइजन के पास ब्रह्मांड की क्वांटम प्रकृति के कारण ऊर्जा का रिसाव होता है और ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खोता जाता है। अरबों खरबों साल में वह सिकुड़ता सिकुड़ता एक दिन गायब हो सकता है। यानी ब्लैक होल पूरी तरह काला नहीं है, वह थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बाहर छोड़ता है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी दोस्तों कि इसे हॉकिंग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान माना जाता है। इससे एक और सवाल उठा जिसे सूचना का विरोधाभास कहते हैं। जब कोई चीज़ ब्लैक होल में जाती है तो उसकी सभी जानकारी, उसका इतिहास, उसकी प्रकृति क्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? ये सवाल भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है और हॉकिंग ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक इस पर काम किया। अब एक और गहरा सवाल, समय क्यों सिर्फ आगे बढ़ता है? सोचो, एक प्याला गिरता है और टूट जाता है, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि टूटे हुए टुकड़े खुद ब खुद उठें और प्याला फिर से बन जाए? नहीं। हॉकिंग बताते हैं कि समय की 3 दिशाएं होती हैं, 3 तीर। पहला है थर्मोडायनामिक तीर। भौतिकी का एक मूल नियम है, व्यवस्था सदा अव्यवस्था की ओर जाती है। एक कमरा जो साफ है वह धीरे धीरे गंदा होगा, अपने आप साफ नहीं होगा। टूटा प्याला जुड़ेगा नहीं। यही बताता है कि समय का तीर हमेशा आगे क्यों है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक तीर। हम अतीत याद करते हैं, भविष्य नहीं। ये थर्मोडायनामिक तीर के साथ जुड़ा है। हमारा दिमाग यादें तभी बनाता है जब ऊर्जा खर्च होती है, जो व्यवस्था से अव्यवस्था की दिशा में जाती है। तीसरा है ब्रह्मांडीय तीर। ब्रह्मांड अभी फैल रहा है, ये फैलाव भी समय की दिशा से जुड़ा है। हॉकिंग कहते हैं ये तीनों तीर एक ही दिशा में इसलिए चलते हैं क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस दौर में जी रहे हैं जब वह फैल रहा है। अगर ब्रह्मांड कभी सिकुड़ने लगे तो शायद समय उल्टा बहने लगे, लेकिन तब कोई जीवित प्राणी उसे देखने के लिए भी नहीं होगा। हॉकिंग इस किताब में वर्म होल और समय यात्रा की संभावना पर भी विचार करते हैं। वर्म होल एक काल्पनिक सुरंग जो स्पेस टाइम के 2 बिंदुओं को जोड़ती है। आइंस्टाइन के सिद्धांत से इनकी संभावना निकलती है, लेकिन हॉकिंग एक सरल सवाल उठाते हैं। अगर भविष्य में समय यात्रा संभव है
तो भविष्य के यात्री अभी तक हमसे क्यों नहीं मिले? और अंत में भौतिकी का सबसे बड़ा सपना, एक एकीकृत सिद्धांत। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत बड़ी चीज़ों के लिए काम करता है, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल, ब्रह्मांड का फैलाव, और क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटी चीज़ों के लिए, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के कण। लेकिन ये दोनों सिद्धांत एक साथ काम नहीं करते। जब तुम दोनों को एक साथ लगाते हो तो गणित टूट जाती है। हॉकिंग का सपना था एक ऐसा सिद्धांत खोजना जो दोनों को एक साथ समेट कर से। वे इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इस दिशा में एक कोशिश है, लेकिन अभी तक पूरा सिद्धांत नहीं मिला है। और अब इस यात्रा का अंत। हॉकिंग इस किताब के अंत में एक बात कहते हैं जो मन में गहरी उतर जाती है। वे कहते हैं, अगर हम एक दिन ये समझ लें कि ब्रह्मांड क्यों है और क्या है, तो यह इंसानी बुद्धि की सबसे बड़ी जीत होगी। तब हम शायद ईश्वर के मन को समझ सकेंगे। ये किताब किसी एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सदियों की जिज्ञासा की कहानी है। अरस्तू से गैलीलियो, न्यूटन से आइंस्टाइन और हॉकिंग तक, हर पीढ़ी ने एक ईंट लगाई। और हॉकिंग, जो खुद एक कुर्सी पर बंद थे, जिनका शरीर उनसे छूट रहा था, उनका दिमाग उन जगहों तक पहुंचा जहां कोई रॉकेट नहीं पहुंचा। वे ब्लैक होल के भीतर झांके, समय के जन्म को छुआ, और उन्होंने ये सब इतनी सरल भाषा में लिखा कि तुम और हम उन सवालों के पास पहुंच सकें। ये सवाल, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, समय क्या है, क्या कोई सब कुछ का नियम है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के सवाल नहीं हैं। ये हर उस इंसान के सवाल हैं जिसने कभी रात में आकाश को देखकर सोचा हो कि मैं कौन हूँ और ये सब क्या है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उन सवालों की ओर एक खिड़की खोलती है, और एक बार जब ये खिड़की खुलती है तो तुम उसे बंद नहीं करना चाहते। जय श्री कृष्ण।